दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। और आज भी हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए कुछ अहम बातें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी हल्दी की खेती के बारे में, फिर मुलाकात होगी प्रगतिशील किसान जयंत वामन बर्वे से और फिर आपको बताएंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नाम के बारे में। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हम सभी जानते हैं कि हल्दी बहुत ही सारे औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल चाहे हमारे घर की रसोई में हो, दवाओं को बनाने में हो, धार्मिक अनुष्ठानों में हो, इसकी जो मांग है लगातार बनी रहती है। और ऐसे में ही इसकी खेती अगर हमारे किसान करते हैं तो उनके लिए काफी फायदेमंद रहती है। किस तरह से कर सकते हैं आप हल्दी की खेती सफलतापूर्वक, आइए दिखाते हैं आपको हमारे सेगमेंट में। हल्दी की पैदावार, उपभोग और निर्यात के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 80% हमारे देश में ही होता है। भारत में भी सबसे ज्यादा 60% हल्दी आंध्र प्रदेश में उगती है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का नंबर है। ओडिशा और झारखंड में भी इसकी खेती की जाती है। ये उष्णकटिबंधीय मसाला फसल है। इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जाता है और मानसून में भी। खरीफ मौसम में ये सबसे उपयुक्त फसल है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में खेती की जा सकती है। हल्दी को 4.5 से 7.5 pH वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए। ऊसर और क्षारीय जमीन इसके लिए सही नहीं है। केरल और पश्चिमी तट वाले हिस्सों में अप्रैल और मई के दौरान इसकी बुआई हो जाती है, जबकि झारखंड के बारानी हिस्सों में बुआई जून के दूसरे पखवाड़े में करें या फिर मानसून शुरू होने पर करें। कस्तूरी, पंसु, सुगुना, IISR, प्रतिभा ऐसी किस्में हैं जो 6-7 माह में तैयार हो जाती है। केसरी, अमूथा पानी, कोटा पेटा, कृष्णा और रश्मि है तैयार होने में 8 महीने का समय लेती है, जबकि दुग्गी राला, तेकुर पेट और अरमूर को 9 महीने का लंबा समय चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 20 से 25 क्विंटल प्रकंद की जरूरत होगी। कंद स्वस्थ और उसका वजन 25 ग्राम के आसपास हो। मातृ प्रकंद को 2 टुकड़ों में बांट ले, जबकि द्वितीयक प्रकंद के 4-5 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े बनाए। बीज को लगाने से पहले भीगे पुआल में रखें, इससे उनमें अंकुरण होगा और खेत में जल्दी जमेंगे। हल्दी की बुआई नाली बनाकर की जाती है। 40 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली तैयार करनी है, जिसकी चौड़ाई और गहराई 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है। नाली में मिट्टी, ट्राइकोडर्मा युक्त कंपोस्ट और रासायनिक खाद को अच्छी तरह मिलाते हैं। फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकंदों को रखकर मिट्टी से ढक देते हैं। नाली जमीन से नीचे रहनी चाहिए ताकि गर्मियों में पानी देने में आसानी हो और बरसात में इस पर मिट्टी चढ़ा दी जाए। बुआई करते समय आंख को ऊपर की ओर रखें। बुआई के बाद सिंचाई करके पलवार कर दें। बरसात में बुआई के लिए 4 बार जुताई के बाद खेत तैयार कर लेंगे और 10 सेंटीमीटर ऊंची छोटी छोटी क्यारियां बना लेंगे। 40 सेंटीमीटर की दूरी पर नाली बना लेंगे। हर गड्ढे में 25 ग्राम नीम केक दे, जो सूत्रकृमि की रोकथाम करेगा। 1 हेक्टेयर हल्दी को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश दे। खेत की तैयारी के दौरान फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की आधी मात्रा देनी है। 45 से 60 दिन बाद नाइट्रोजन की आधी मात्रा और पोटाश की बची हुई आधी मात्रा दे दे। बुआई के 90 दिन बाद नाइट्रोजन की बची आधी मात्रा भी दे दे। बुआई के 60 से 120 और 150 दिनों पर निराई गुड़ाई करनी होगी।
मई में बुआई करेंगे तो फसल में 3-4 सिंचाई करनी होगी, जबकि बरसात की फसल में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रहे खेत में जल जमाव ना होने पाए। आप चाहे तो हल्दी के साथ अंतर फसल के रूप में मिर्च, प्याज, बैंगन, मक्का और रागी लगा सकते हैं। अंतर फसल में हल्दी की हर 2 कतारों के बाद इनमें से किसी भी फसल की एक कतार लगाएं। हल्दी में प्रकंद गलन बीमारी लगने का खतरा होता है। इसमें पत्तियां सिरों से पीली पड़नी शुरू होती है। ये पीलापन नीचे की ओर चला जाता है, बाद में पौधा सड़ जाता है। इसका इलाज बीजोपचार है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना हल्दी की खेती के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप पर नजर डालने का। खेती में रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न केवल हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में ऐसी खेती की प्रणाली को अपनाया जाए जिसमें रसायनों का उपयोग ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल ही ना हो। ऐसे ही हमारे किसान अपना रहे हैं जैविक खेती को, और आज के जो हमारे सफल किसान हैं उन्होंने भी इसी दिशा में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इनका नाम है जयंत वामन बर्वे। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसा रहा है इनका कामयाबी का सफर। जयंत वामन बर्वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने शहरी जीवन को छोड़कर अपने गांव वापस बसकर कृषि व्यवसाय को बेहतर समझा और न केवल स्वयं के लिए उन्नति और खुशहाली का मार्ग तलाशा, बल्कि दूसरे किसानों को भी प्रेरित किया और बन गए किसानों के नायक। जयंत वामन बर्वे का जन्म कोल्हापुर के सांगली जनपद के वीटा गांव के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही मिली। आगे की पढ़ाई के लिए वो पुणे चले गए। वहां से इन्होंने बीएससी और एमएससी की शिक्षा हासिल की और फिर स्कॉलरशिप लेकर नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की फिजिकल केमिस्ट्री की शाखा में रिसर्चर के पद पर कार्यरत रहे। कृषि से जयंत वामन बर्वे का 32 वर्षों से नाता रहा है। खेती उन्हें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करती थी। जयंत वामन बर्वे 1972 से लेकर 1975 तक पुणे विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत रहे, लेकिन एक दिन अपने पिता की बात से प्रेरित होकर उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी को छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय करने की सोची, जिसमें उन्हें खुद नौकरी करने की बजाय दूसरों को रोजगार देने का मौका मिल सके। जयंत वामन बर्वे अपने गांव वापस लौट आए और फार्मिंग केमिकल्स यानी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बेचने का काम शुरू किया। इसके साथ ही वो कीट विज्ञान का ज्ञान अर्जित कर किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से सही रासायनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की सलाह देते, जिससे कुछ ही समय में उनके काम ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली और किसानों के बीच वो एक चर्चित कृषि रसायन विक्रेता बन गए। लेकिन इन रसायनों के दुष्परिणामों के बारे में उन्हें अक्सर ख्याल आता था कि इन रसायनों के कारण फसलों की गुणवत्ता, पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। इसी कारण जयंत वामन बर्वे ने जैविक खेती करने की ठान ली और अपने आसपास दिखने वाले हर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अपने खेतों पर लाकर जैविक खाद बना उसे अपने अंगूर की खेती में इस्तेमाल करने लगे। जयंत वामन बर्वे ने गौमूत्र, दूध और छाछ का उपयोग उर्वरक और कीटनाशक के रूप में किया और उनका ये परीक्षण कामयाब भी हुआ। सिर्फ जैविक खादों के इस्तेमाल से ही
उन्होंने अंगूर का अपेक्षित उत्पादन से कई गुना ज्यादा उत्पादन हासिल किया और इस सफलता से प्रेरित होकर जयंत वामन बर्वे ने जैविक कृषि में और नए नए परीक्षण करना शुरू कर दिए और कई हर्बल कीटनाशकों की खोज की। जयंत वामन बर्वे वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग कर 1987 से 1992 तक अपने पूरे फार्म को पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक फार्म बना लिया, जिससे उन्हें काफी ख्याति मिली और न केवल उनके गांव के किसान बल्कि विदेशों से भी लोग जैविक खेती के विषय में जानने और इस विधि को सीखने जयंत वामन बर्वे के खेतों पर आने लगे, जहां आमतौर पर लोग जैविक खेती के लिए केवल गाय और भैंस के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जयंत का मानना है कि अपशिष्ट पदार्थ जैविक खेती के लिए एक संसाधन है, इसलिए वो अपने खेतों पर सब्जियों का कचरा, यहाँ तक कि पोल्ट्री फार्म के मरे हुए पक्षियों को भी मिट्टी में उपखातित होने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी और कहीं ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। इसके अलावा वो वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत, अमृत जल जैसी सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली जैविक खाद भी बनाते हैं और अपने खेतों पर उनका इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने 1997 में जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री लगाई, जिसमें शोध और संशोधन का नेतृत्व जयंत वामन बर्वे खुद करते हैं और विपणन में उनकी मदद उनके बेटे करते हैं। वर्तमान में उनकी फैक्ट्री में करीब 20 तरह की विभिन्न जैविक पदार्थों से जैविक खादों का निर्माण ग्रीन हार्वेस्ट ब्रांड के नाम से बन रहे हैं, जो कि न केवल जैविक कृषि करने वाले भारतीय किसान खरीदते हैं, बल्कि वो विदेशों में भी इसका निर्यात करते हैं। जयंत वामन बर्वे जैविक खेती के नए नए प्रयोग कर फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और दूसरे किसानों को भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कामयाब किसान जिनसे मुलाकात की आपने हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको हमारा अगला सेगमेंट दिखाने वाले हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ,
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने का। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ताकि हमारे किसानों की उन्नति हो सके, उनकी मेहनत का वाजिब दाम उन्हें मिल सके। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है राष्ट्रीय कृषि बाजार, जिसे हम ई-नाम के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो देश की सभी मंडियों को जोड़ता है। हमारे किसान एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी उपज की बिकवाली बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है, जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं, तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। अथर्ववेद में लिखा है कि ये धरती हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी तरह से ये धरती भी हम इंसानों का पेट भरती है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ हमने इसी धरती को, यानी कि अपनी देश की मिट्टी को अस्वस्थ बना दिया है रासायनों का इस्तेमाल करके। ऐसे में अब हमारा दायित्व है कि हम इसे स्वस्थ बनाएं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कैसे हम रुझान बढ़ा सकते हैं प्राकृतिक खेती की ओर? क्या है प्राकृतिक खेती, कैसे आप इसे अपना सकते हैं, आइए जानते हैं। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है।
मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाया जा रहा है, स्कैन कीजिए इसे, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप एक बार फिर और दोबारा ये जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आज की चौपाल चर्चा उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद दासना देहात से होगी।